क्लास 12 के अध्याय नंबर 2 विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, पर बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या बताया गया फिर क्या समझाया गया, इसीलिए इस क्लास का आपको रिवाइज क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आए। उसके बाद आपको जो क्लास दी जा रही है, आप पहले क्लास देखिएगा, इसके बाद से नोट्स को पढ़िएगा और उस नोट्स को आप कापी में लिखिएगा, और उसको पढ़ने के बाद भी आपको समझ में ना आए तो फिर आप हमें बताइए। ठीक है, तो हम जानेंगे कि विलयन कहते किसे हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें केवल यही जानना है कि विलयन क्या होता है और विलयन के घटक कितने होते हैं। इसमें हमें पढ़ने हैं विलयन क्या होता है और ये विलयन कितने प्रकार का होता है, सांद्रता क्या होती है। इसमें 3 लॉ पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हेनरी लॉ, एक राउल्स लॉ और एक पराशरण नियम और एक वान हफ नियम। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम ये जान पाएंगे कि जो मछलियां होती हैं वो ठंडे पानी में आराम क्यों महसूस करती हैं, जब वो गर्म पानी में जाती हैं थोड़ा सा पानी गुनगुना हो जाए तो उन्हें कष्ट होने लगता है, फिर तकलीफ होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमारी सांसें क्यों फूल जाती हैं। ठीक है, और इसमें एक नियम है पराशरण नियम, उसे पढ़ने के बाद ये जानेंगे कि जब हम पानी में चना या फिर किशमिश डाल दें तो वो फूल जाता है, जबकि अंगूर डाल दें तो वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे साइंस क्या कहती है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये जान पाएंगे कि हम ऑक्सीजन मास्क लगा के अगर किसी गहरे पानी में कूद जाएं तो हमारे हाथ पैर क्यों दर्द करने पड़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यही आवश्यकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन पढ़ने की आवश्यकता क्या है तो आप बता पाएंगे कि हम इतने सारे क्वेश्चन हमने बताए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे प्रतीक लिखे होते हैं, जैसे कि V/V परसेंटेज लिखा होता है या फिर W/V परसेंटेज लिखा होता है या फिर W/W परसेंटेज लिखा होता है। इन प्रतीकों का मतलब क्या होता है हम जान पाएंगे। या फिर जो लोग प्रयोगशाला में गए होंगे, परीक्षण किया होगा, वहां पे हमेशा आपको ये दिया जाता है कि N1 हाफ इक्वल N2 हाफ निकालिए। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या फिर प्रयोगशाला में। इसका मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों का मतलब हम जान पाएंगे। ये इस चैप्टर की पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या जानना है कि विलयन कहते किसे हैं। तो विलयन जानने से पहले हम ये जान लें कि पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं, जैसा इसमें बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पदार्थ कैसे कहते किसे हैं। ठीक है, संसार में व्याप्त हर वो वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, क्या कर सके, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी ब्लैक बोर्ड भी क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि इसका अनुभव क्या कर सकते हैं, स्पर्श करके कर सकते हैं ना। हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह और क्या है, त्वचा, जीभ। ये क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय। जिस भी वस्तु का हम अनुभव अपनी इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके वो क्या होता है, पदार्थ कहलाता है। और जब कभी भी 2 पदार्थ को आपस में मिला दे, ठीक है, जैसे ये कोई पदार्थ है, फिर हम क्या करें, इसमें एक और पदार्थ को मिला दें, और जो हमारे पास नया पदार्थ मिल के आता है, यानी इन 2 पदार्थों को मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बन के आता है, ठीक है, मिलाएंगे तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा, ये मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि संसार में व्याप्त हर वस्तु जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और जब हम 2 पदार्थ को आपस में मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मिश्रण होता है हमारे पास समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा मिश्रण हमारे पास होता है विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, जब भी जैसे हमने बताया ना कि कम से कम मिश्रण बनाने के लिए कितने पदार्थ होने चाहिए, कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए, अधिक से अधिक बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। तो जब हमने मिश्रण बनाया और उसके अवयव यानी उसके घटक, ठीक है, यानी उसके घटक कंपोनेंट क्या होते हैं, हमें अलग अलग दिखाई न देते हों, ठीक है, अलग अलग दिखाई नहीं देते हों, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब इनके अवयव कंपोनेंट घटक क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हो, क्या करते हो, अलग अलग दिखाई देते हो, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने क्या लिया, पानी लिया और इसी पानी में हमने चीनी घोल दिया, क्या कर दिया, चीनी घोल दिया, या फिर नमक घोल दिया, अच्छे से मिला दिया, तो क्या हमें पानी और चीनी को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसमें चीनी और पानी के घटक अलग अलग दिखाई देंगे,
केवल वो कैसा दिखाई, जैसा भी दिखाई देगा उसमें चीनी और पानी आपस में मिले होंगे, एक ही जैसा दिखाई देगा, तो वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। इस पानी में हम चीनी घोल दें, नमक घोल दें या फिर ग्लूकोज घोल दें, तो उस प्रकार का जो मिश्रण, क्योंकि उसके घटक अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो मिश्रण कैसा कहलाएगा, समांगी मिश्रण। पर इसी पानी में, ठीक है, यही पे पानी है और इसमें हम क्या कर दें, मिट्टी घोल दें, क्या कर दें, मिट्टी घोल दें या फिर बालू घोल दें। अब हमें जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसके अवयव क्या होंगे, हमें अलग अलग दिखाई देंगे ना, तो वो मिश्रण कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। अब विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन कैसा मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और जिस भी पदार्थ का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं, उस पदार्थ को हम रासायनिक पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रासायनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। दो चीज हमने जाना कि जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण में कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और जिस पदार्थ का अध्ययन अगर हम रसायन विज्ञान में कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ का अध्ययन अगर हम रसायन विज्ञान में करें, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रासायनिक पदार्थ। इसके आधार पर हम विलयन की परिभाषा दे सकते हैं कि विलयन क्या होते हैं। विलयन जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को, कैसे पदार्थों को, रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, अगर वो मिश्रण क्या हो, समांगी हो, तो वो मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो विलयन की परिभाषा क्या कर सकते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन, इस परिभाषा को याद रखिएगा, क्या करें, विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा विलयन क्या होता है, ठीक है। कम अभी पता है कि विलयन एक मिश्रण है, तो मिश्रण में कम से कम कितने पदार्थ होने चाहिए, दो, अधिक से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। विलयन की परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने बताया कि विलयन में कम से कम कितने घटक होने चाहिए, दो घटक होने चाहिए। कितने घटक होने चाहिए, दो घटक होने चाहिए। और अधिक से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक उपस्थित हो, वैसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या, कैसा विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन, यानी बाइनरी सॉल्यूशन। और ऐसा विलयन जिसमें तीन घटक होते हैं, वैसे विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं, यानी टर्शियरी सॉल्यूशन। और ऐसा विलयन जिसमें चार घटक उपस्थित होते हैं, ऐसे विलयन को चतुर्थ अंगी विलयन यानी क्वाड्रिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर में हमें केवल द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी विलयन, जिसमें केवल नाम से स्पष्ट, द्वि मतलब दो, अंग मतलब हिस्सा, यानी ऐसा विलयन जिसके केवल दो ही हिस्से हों, उसी विलयन के बारे में हम पढ़ना है, ठीक है। अभी बताया विलयन में क्या होते हैं, कम से कम दो पदार्थ होते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, विलयन है, ठीक है। कम से कम इसमें क्या होंगे, दो पदार्थ होंगे। तो जब हमने दो पदार्थों को मिला के विलयन बनाया, तो जो भी पदार्थ इसमें कम मात्रा में है, उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय, एक स्पेशल नाम देते हैं। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। मैंने बताया ना कि विलयन क्या है, एक मिश्रण है, इसमें कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि हमें कौन सा विलयन पढ़े, द्विअंगी विलयन। तो उसमें जो भी कम मात्रा में उपस्थित, जो पदार्थ क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने जाना कि विलयन के, जब द्विअंगी विलयन में इसके घटक के बारे में जानेंगे, तो विलयन के दो घटक होते हैं। कौन, एक विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। इस पूरे चैप्टर में हमें केवल यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विलयन क्या है, विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका हम हल कर सकते हैं, ठीक है। विलेय की पहचान एक हमने बताया कि क्या होगा, कम मात्रा में उपस्थित होगा। विलायक की पहचान क्या है, ये अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। या फिर एक और पहचान जान लीजिए विलायक की, कि विलयन जिसकी भी भौतिक अवस्था को धारण कर ले, विलयन जिसकी भी भौतिक अवस्था को धारण कर ले, वो क्या होता है, विलायक होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि जब हम पानी में क्या कर दें, चीनी घोल दें या फिर नमक घोल दें, और जो हमारे पास विलयन प्राप्त होगा वो कैसा दिखता है, पानी की जैसा दिखता है ना। कैसा दिखता है, पानी की जैसा। पानी किस अवस्था में था, लिक्विड, द्रव अवस्था में। चीनी किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। अच्छा बताइए, जो हमारे पास विलयन प्राप्त हुआ वो कैसे अवस्था में है, लिक्विड। तो यानी ये क्या है, विलायक है, क्योंकि पानी ने जो नया हमारे पास विलयन प्राप्त हुआ वो किसका रूप धारण किया, उसने पानी के रूप का धारण किया। तो ये हमारे पास क्या है, विलायक है। तो एक चीज हमने जाना कि विलयन की
भौतिक अवस्था को निर्धारण कौन करता है? विलायक। विलयन की भौतिक अवस्था का, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि किसी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है, तो विलायक करता है। यानी विलयन जिसकी भी भौतिक अवस्था को धारण कर ले वो क्या है? विलायक है। अब जो बच गया वो हमारे पास क्या है? विलेय है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर मान लीजिए दोनों की हिस्सेदारी कितनी हो, 50-50% की हो, अगर 100% का विलयन है उसमें 50% की हिस्सेदारी दोनों पदार्थ की हो, तो अब कैसे हम पता करेंगे कौन विलेय है कौन विलायक है? तो हम इसमें किसी को भी विलेय और किसी को भी विलायक मान ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी क्या है? बराबर है। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है और उसमें बता रखा हो कि ये विलेय है ये विलायक है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो आप किसी को भी विलेय मान लीजिए और किसी को भी विलायक मान लीजिए। एक चीज और जान लीजिए विलेय और विलायक को पहचानने के लिए, कि जिसे घोला जाता है, क्या किया जाता है? जिसे घोला जाता है वो हमेशा विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो हमेशा विलायक होता है। ठीक है, तो तीन कंसेप्ट हमने बताया विलेय को याद रखने के लिए। जो क्या हो? कम मात्रा में उपस्थित हो, या फिर जिसे घोला जाए वो क्या है? विलेय है। विलायक क्या होगा? जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, या फिर जिसकी भौतिक अवस्था को विलयन धारण कर लेता है वो क्या है? विलायक है। या फिर जिसमें घोला गया है वो क्या है? विलायक है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमेशा विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन कर रहा है? विलायक। तो ये तीन ही अवस्था में पाया जा सकता है, क्योंकि पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो विलयन भी कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। ठीक है, तो यहां जानिए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार किसके आधार पे? विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, तो कितने प्रकार का हो सकता है? तीन ही प्रकार का हो सकता है, क्योंकि विलयन कितने प्रकार, विलायक कितने प्रकार का हो सकता है? तीन प्रकार का। ठोस, द्रव और गैस। तो पहला विलयन हमारे पास होता है गैसीय विलयन। कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। इसमें विलायक किस अवस्था में होगा? गैस में। दूसरा हमारे पास विलयन होता है द्रवी विलयन। कौन सा विलयन? द्रवी विलयन। इसमें हमारे पास विलायक किस अवस्था में होगा? द्रव में। और हमारे पास तीसरा विलयन होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन, इसमें विलायक किस अवस्था में होगा? ठोस में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन कितने प्रकार का होता है, तो आप जवाब देंगे कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन तीन प्रकार के होते हैं। गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। क्योंकि इन विलयनों की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक। और विलायक केवल तीन ही अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होंगे? तीन तीन प्रकार के। क्यों? क्योंकि विलायक तो निर्धारित है कि विलायक हमेशा क्या होगा? गैस। पर विलेय क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि विलायक तो क्या है? निर्धारित है कि द्रव है, पर विलेय क्या हो सकता है? विलेय हमारे पास गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पे विलायक क्या है? निर्धारित है कि विलायक हमेशा क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। पर विलेय क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। और विलयन कितने प्रकार के होंगे? गैसीय विलयन भी तीन प्रकार का, द्रव्य विलयन भी तीन प्रकार का और ठोस विलयन भी तीन प्रकार का। यानी टोटल कुल कितने विलयन होंगे हमारे पास? प्रकार 9 प्रकार के विलयन होंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि विलयन कम से कम कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। तो पहले विलयन के बारे में जान लेते हैं, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। ठीक है, इसमें विलायक क्या होगा? गैस होगा। ठीक है, विलेय क्या हो सकता है? गैस, द्रव और ठोस तीनों हो सकता है। तो एक बार हमने क्या ले लिया? गैस ले लिया। अच्छा, ऐसा विलयन, गैसीय विलयन में एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी क्या हो? गैस हो, और विलेय भी क्या हो? गैस हो, उसका उदाहरण क्या हो सकता है? हवा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हवा, वायु। अच्छा बताइए, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो वायु कैसे विलयन का एग्जाम्पल है? गैसीय विलयन के बाद, क्योंकि इसमें विलेय भी क्या है? गैस है, और विलायक भी क्या है? गैस है। तो ये कैसे विलयन का एग्जाम्पल हुआ? गैसीय विलयन का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल गैसीय विलयन का है, जिसमें विलायक क्या हो? हमेशा विलायक क्या रहेगा? गैस ही रहेगा। विलेय क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। अच्छा, गैस में द्रव का एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म एक बेहोश करने की दवा होती है, ये द्रवी रूप में होती है, इसे नाइट्रोजन के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? गैसीय विलयन का। इसमें विलायक क्या है? गैस है, और विलय क्या है? द्रव है। तो द्रव कौन है? क्लोरोफॉर्म। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखें, अब ये विलायक क्या होगा? गैसीय होगा। विलय क्या होगा? गैस हो गया, द्रव हो गया, अब क्या होगा? ठोस होगा। गैस में ठोस था, नाइट्रोजन के साथ ही कपूर का, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। कपूर में बहुत ज्यादा गंध होती है, आपने कपूर को देखा भी होगा। जिसकी गंध को रोकने के लिए, नहीं बहुत ज्यादा इसकी गंध ना उड़ जाए, इसे नाइट्रोजन के साथ रखा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन में कपूर का। गैसीय विलयन के 3 एग्जाम्पल हमने देखे, एक हवा, दूसरा नाइट्रोजन साथ क्लोरोफॉर्म, तीसरा क्या? नाइट्रोजन में कपूर का। फिर दूसरा विलयन हम लेते हैं यहाँ पे द्रवी विलयन। ठीक है, द्रवी विलयन। अच्छा, द्रवी विलयन में विलायक क्या होगा? हमेशा द्रव होगा, और विलय क्या हो सकता है? गैस, द्रव और ठोस तीनों हो सकते हैं। एक बार विलायक क्या हो गया? द्रव। अब विलय मान लीजिए गैस है, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें विलायक क्या है? द्रव है, और विलय क्या है? गैस है। जैसे जल में, आपने सुना होगा जल में क्या? ऑक्सीजन घुली होती है, H2O में ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है पानी में, तो मछलियां क्या होती है? मरने लगती हैं। तो जल में ऑक्सीजन, ये किसका एग्जाम्पल है? द्रव्य विलयन का। इसमें विलायक क्या है? द्रव रूप में है जल, विलय क्या है? ऑक्सीजन, गैस के रूप में है। तो ये क्या है? द्रव्य विलयन का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा, विलायक क्या होगा? हमेशा द्रव होगा, विलय क्या हो सकता है? गैस हो गया। अब हमारे पास क्या है? द्रव। ठीक है, अब द्रव में द्रव का, आपने सुना होगा लोग प्योर शराब को नहीं पीते, शुद्ध शराब नहीं पीते। क्यों? क्योंकि फेफड़ा जला देगी। क्योंकि शराब किससे बना होता है? एथेनॉल से, और एथेनॉल क्या है? एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। तो हमेशा क्या करते हैं? शराब को पानी में मिला के पीते हैं। अब वो कैसा विलयन होगा? ठीक है, पानी में H2O में एथेनॉल या फिर शराब, ये किसका एग्जाम्पल है? द्रव्य विलयन का। और इसमें विलायक क्या है? द्रव है, विलय भी क्या है? द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विलायक क्या होगा? द्रव होगा। विलायक क्या है? द्रव है, क्योंकि बात किससे विलयन की है? द्रव्य विलयन की। विलय क्या होगा? गैस हो गया, द्रव हो गया, अब ठोस। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पानी में नमक घोल लीजिए, पानी में चीनी घोल लीजिए, पानी में ग्लूकोज घोल लीजिए। अभी गर्मी आ रही तो क्या करते हैं? ग्लूकोज घोल के पीते हैं ना। ये किसके एग्जाम्पल है? द्रव्य विलयन के। आप जब भी ग्लूकोज पिएगा पानी में डाल के, या फिर नमक डाल के, या फिर चीनी डाल के, तो हमेशा याद रखिएगा आप कौन सा विलयन ले रहे हैं? द्रव्य विलयन। और उसमें विलायक क्या है? द्रव है, विलय क्या है? ठोस है। ठीक है, अब हम तीसरा विलयन की बात करेंगे, ठोस विलयन के बारे में। कैसे विलयन के बारे में? ठोस विलयन के बारे में। अब इसमें विलायक क्या होगा? हमेशा ठोस होगा। विलय क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। ठोस में गैस, यानी इसका एग्जांपल क्या है? पैलेडियम धातु को हमेशा हाइड्रोजन गैस में रखा जाता है। पैलेडियम धातु को हमेशा हाइड्रोजन गैस में रखा जाएगा। जितने भी आपके मात्रक निर्धारित है ना, 1 kg कितना होगा, 1 मीटर लंबा कितना होगा, 1 मीटर लंबी जो क्या बेलन है ना, वो फ्रांस के संग्रहालय में वो पैलेडियम धातु की है, रखी गई है, और वो हाइड्रोजन गैस में रखी गई है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम धातु को रखने से इसका क्षरण बहुत कम होता है। अब बताइए पैलेडियम को किस में रखा गया? गैस में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ठोस विलयन का। इसमें विलायक क्या है? ठोस, और विलय क्या है? गैस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, विलायक क्या है? ठोस, और इसमें क्या है? द्रव। कोई भी धातु, किसी भी धातु को अगर हम रख दे मरकरी के साथ, किसके साथ? मरकरी के साथ, Hg के साथ, तो मरकरी बहुत सारे धातु को क्या कर देती है? गला देती है। और जिस धातु को मरकरी गला देती है, उसके बाद जो हमें विलयन प्राप्त होता है, उसे हम विशेष नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। ठीक है, तो किसी भी धातु के साथ मरकरी का विलयन, वो हमारे पास कैसा एग्जाम्पल है? ठोस विलयन का। इसमें कोई भी धातु क्या है? ठोस है, और मरकरी क्या है? लिक्विड है। तो जितने भी अमलगम होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? ठोस के। क्योंकि मरकरी क्या करती है? बहुत सारी धातुओं को गलाने का लक्षण रखती है, यानी क्षमता रखती है। फिर नेक्स्ट है ठोस में ठोस का। जितने भी आपके रंगीन पत्थर होते हैं ना, वो इसी के एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप बहुत याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जितने भी रंगीन पत्थर हैं वो किसके एग्जाम्पल है? ठोस विलयन के। जैसे आप कंचे, गोली खेलते हैं, खेला होगा बचपन में आप सभी लोगों ने, तो वो कंचे किसके एग्जाम्पल है? इसी के एग्जाम्पल है।
कलरफुल कंचे होते हैं ना बहुत सारे रंग के, वो ठोस में ठोस का एग्जाम्पल। या फिर बहुत सारे धातुओं में पहनने की सलाह दी जाती है, जैसे नीलम, माणिक्य, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ठोस विलयन के। हम लिख दे रहे हैं जैसे नीलम, कंचे, रंगीन कंचे, या फिर माणिक्य, या फिर मूंगा, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ठोस विलयन के। और किसमें? इसमें विलायक भी क्या है? ठोस, और विलय भी क्या है? ठोस। अभी हमने जाना है क्या है, किसी विलय में कम से कम 2 पदार्थ होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे इतने सारे पात्र दे रखे हैं, इसमें बता रखा है जैसे पहले पात्र में 200 ग्राम पानी है, इसमें 50 ग्राम चीनी मिलाया गया। इस पात्र में 150 ग्राम पानी है, इसमें 50 ग्राम नमक मिलाया गया। इसमें भी 200 ग्राम पानी है, इसमें 100 ग्राम नमक मिलाया गया। और इसमें भी क्या है? 200 ग्राम पानी है, इसमें भी 50 ग्राम नमक मिलाया गया। और आपसे पूछा जाए, बताइए इन सब में गाढ़ा विलयन कौन है? इसमें से सबसे पतला विलयन कौन होगा? या फिर कौन सा विलयन क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, अभी जो ये क्या है, ये ज्यादा मात्रा में, तो ये हमारे पास क्या है? विलायक है, ये तो हम बता सकते हैं। ये कम मात्रा में, तो हम बता सकते हैं क्या है? ये विलय है। इसे घोला गया है तो ये हमारे पास क्या है? विलय है। और इसमें घोला गया इसीलिए क्या है? विलायक है। तो ये आप लोग तो जान जाएंगे कौन विलय है कौन विलायक है, पर कौन गाढ़ा है कौन पतला है, इसे बताने में क्या होती है? दिक्कत होती है ना। तो इसी दिक्कत को समाप्त करने के लिए, यानी आसान करने के लिए, हम सांद्रता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सांद्रता पढ़ते हैं। ठीक है, तो सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता की परिभाषा ये होती है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी विलयन में कितना विलय उपस्थित है, किसी विलयन में कितना विलय उपस्थित है, या फिर किसी विलायक में कितना विलय है, उसे उस विलय की या फिर विलायक की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में कितना विलय है या फिर किसी विलायक में कितना विलय है, उसे उस विलय या फिर विलायक की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कितना मुश्किल होगा। और अगर मान लीजिए इन सभी में आप क्या करें, चीनी का प्रतिशत, यहाँ पे इस विलयन में चीनी का प्रतिशत निकालें, यहाँ पे नमक का प्रतिशत निकालें, यहाँ पर नमक का प्रतिशत निकालें, यहाँ पे नमक का प्रतिशत निकालें, तो आपको पता चलेगा। और इन सब में क्या करें? प्रतिशत में डिवाइड कर दें, तो प्रतिशत अगर निकालेंगे तो हम जान जाएंगे भाई जिसका परसेंटेज क्या है? ज्यादा है, वो क्या है? गाढ़ा है। और जिसका प्रतिशत क्या है? कम है, वो क्या है? पतला है। तो रसायन विज्ञान में गाढ़ा और पतला नहीं कहते। जो विलयन क्या होते हैं? पतले होते हैं, उन्हें हम तनु विलयन कहते हैं। कैसा विलयन कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। और जो विलयन गाढ़े होते हैं, उन विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, और किसी विलयन में, ठीक है, अब ये चीनी और पानी का मिश्रण जब बना तो ये क्या है? हमारे पास विलयन है। किसी विलयन में कितना विलय उपस्थित है, या फिर किसी विलायक में यानी पानी में कितना, यहाँ पे विलायक क्या है? पानी है, यानी कि हमेशा विलायक पानी ही होगा। ठीक है, किसी विलायक में कितना विलय उपस्थित है, इसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, पानी को सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं, क्योंकि पानी में बहुत सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। बहुत सारे क्या, दुनिया के हर पदार्थ क्या हो जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस सांद्रता को तो हमने जानी कि विलय में उपस्थित विलय की मात्रा या फिर विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, तो क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। इस सांद्रता को नापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए क्या पढ़ते हैं? सांद्रता के मात्रक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सांद्रता के मात्रक पढ़ते हैं, या फिर सांद्रता के मात्रक को ही सांद्रता के पद कहते हैं। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये क्यों पढ़ा जाता है? सांद्रता को मापने के लिए। और इस सांद्रता को मापने के लिए जो ये मात्रक पढ़े जाते हैं, इसे अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सांद्रता के पद, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक वे पद जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, यानी निर्भर हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान जान लीजिए, सांद्रता के पद में एक ऐसे टर्म जो क्या हो? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, और दूसरे ऐसे टर्म जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। अच्छा बताइए, किसी पदार्थ में क्या होता है? 2 ही चीज होती है ना, एक क्या होता है? द्रव्यमान, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? आयतन। ठीक है, हमने जाना कि विलयन बनाने के 2 पदार्थ कम से कम होने चाहिए। अच्छा बताइए, द्रव्यमान क्या होता है? कभी परिवर्तित होता है? नहीं परिवर्तित होता है ना, तो यानी द्रव्यमान पे किसी भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो द्रव्यमान वाले जितने भी मात्रक होंगे वो क्या होंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? द्रव्यमान। ठीक है, और आयतन सब जानते हैं कि जब पानी क्या होता है, जब ठंडा होता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी कारण बर्फ क्या होती है? पानी पे तैरती रहती है। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई बर्फ भी पानी की बनी होती है, फिर भी वो पानी पे तैरती है, क्यों?
क्योंकि बर्फ का आयतन क्या हो जाता है, पानी की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है जब वो ठंडा होती है, और पानी बर्फ के अपेक्षा थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए उसका आयतन कम होता है। तो आयतन पे क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। तो इधर क्या आएगा, आयतन, वैल्यूम। इधर क्या आएगा हमारे पास, आयतन यानी वैल्यूम, और इधर हमारे पास क्या आएगा, द्रव्यमान। रसायन विज्ञान में द्रव्यमान को भार भी कहते हैं और भार को द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान में भार और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, जबकि भौतिक विज्ञान में इन दोनों में अंतर होता है। यानी केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आयतन वाले टर्म आएंगे वो किसमें आएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी तापमान पे निर्भर होंगे। इसमें आते हैं V अपन V प्रतिशत, इसे हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। इसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। दूसरा हमारे पास टर्म आता है W अपन V प्रतिशत, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा हमारे पास टर्म आता है मोलरता। क्या आता है, मोलरता, इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। चौथा हमारे पास टर्म आता है नॉर्मलता, इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारे पास पांचवा टर्म आता है फॉर्मलता, इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारे पास एक आता है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, और इसमें आता है हमारे पास V अपन V प्रतिशत। फिर दूसरा हमारे पास टर्म आता है ppm पार्ट्स पर मिलियन, V अपन V मतलब आयतन प्रतिशत, W अपन V प्रतिशत। ठीक है, और इसमें देखिए इंडिपेंडेंट, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान आएगा। पहला हमारे पास इसमें आता है W अपन W प्रतिशत, इसके चार नाम है, याद रखिएगा। इसे W अपन W प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, और इंग्लिश में मास परसेंटेज और वेट प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें आता है मोल प्रभाज। क्या आता है, मोल प्रभाज, इसे हिंदी में मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा हमारे पास आता है मोललता। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोलरता है, यहाँ पे क्या है, मोलरता, और यहाँ पे आता है मोललता, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारे पास इसमें चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है ppm पार्ट्स पर मिलियन, और इसमें आता है वेट बाय वेट प्रतिशत। ठीक है, ppm को कहीं कहीं ppm प्रतिशत और कहीं कहीं डायरेक्ट ppm ही लिख देते हैं। ठीक है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जितने भी ये मात्रक है, इनमें हमेशा ऊपर विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है, और नीचे हमेशा विलयन होता है। ठीक है, क्या होता है, विलयन। ऊपर हमेशा क्या होगा, विलयन, नीचे हमेशा क्या होगा, विलयन होगा। एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, मोललता, एक अपवाद है, इसमें ऊपर विलय होता है और नीचे विलायक होता है। इसमें ऊपर क्या होता है, विलय होता है, और नीचे हमारे पास क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को उठाएंगे और उसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका नाम उन्होंने बता रखा है, इसे क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान को भार भी कह सकते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, भार प्रतिशत। इसे हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंट। इसे हम W अपन W परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान यानी भार पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई भी विलयन है, उसका कुछ भार है, कोई भी विलयन होगा उसका कुछ भार होगा ना, और उस विलयन में कितना विलय उपस्थित है, क्या है, कितना विलय उपस्थित है, उस विलय का कितना भार है। ठीक है, अगर उस विलय को भार प्रतिशत हम निकाल लें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी की परिभाषा को सबसे छोटी मात्रा में बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई विलयन है, वो कितना है, 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम है, और इस पे परिभाषा बनाया जाए तो क्या होगी कि किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा जो किसमें दी गई हो, ग्राम में ही, उस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इस परिभाषा को आप याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा जो किसमें दी गई हो, ग्राम में, उस विलय के द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज इक्वल द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विलय का द्रव्यमान, किसका, विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, अपान विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
ये हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है। इस 3 चीजों में से हमारे पास कोई भी 2 चीज दी होती है तो हम निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास विलेय का द्रव्यमान दे रखा हो और विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, तो अगर हमसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो हम निकाल सकते हैं ना, बता सकते हैं। या फिर हमारे पास विलेय का द्रव्यमान दे रखा हो और विलायक का द्रव्यमान दे रखा हो तो भी हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे? विलेय और विलायक को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है, तो भी हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लीजिए, आप ले लीजिए कि 20 ग्राम NaCl, NaCl क्या होता है? नमक को मान लीजिए 90 ग्राम जल में घोला गया है। ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? वेट प्रतिशत, ठीक है, वेट प्रतिशत, और यहाँ पे भी क्या होगा? वेट अपॉन वेट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये स्मॉल वेट किसके लिए होता है? विलेय के लिए होता है, और ये कैपिटल वेट किसके लिए होता है? विलयन के लिए होता है। हमें दे रखा है 20 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो किसे घोला गया? NaCl को। ये हमारे पास क्या है? विलेय है, यानी यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? विलेय है। किसमें घोला गया है? जल में घोला गया है, तो जल क्या है? विलायक है, विलय नहीं दे रखा है। ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है? विलायक दे रखा है। और हमें पता है कि किसी विलयन में क्या होता है? 2 ही चीज होती है, एक हमारे पास क्या होता है? विलेय होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? विलायक होता है, ठीक है। अगर हम विलेय और विलायक को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र के लिए हमें विलेय पता है, विलायक नहीं पता है। विलायक ज्ञात करना है, नहीं सॉरी, विलायक पता है, विलयन नहीं पता है। क्या नहीं पता? विलयन नहीं पता है। तो विलयन कैसे प्राप्त होगा? विलेय और विलायक को जोड़ देंगे। विलेय क्या है? 20 ग्राम NaCl, तो यहाँ हम लिख सकते हैं विलयन का दिया है, पहले लिख लीजिए क्या दिया है? दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसे घोला गया? कौन विलेय, या फिर कौन कम मात्रा में है? NaCl 20 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है? विलायक का द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान ये कितना दे रखा है? 90 ग्राम। अतः विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 20 ग्राम प्लस 90 ग्राम, कितना हमारे पास आ जाएगा? 110 ग्राम। इसे आप फॉर्मूले में रख दीजिए और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। यहां देख लीजिए, तो हम जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विलेय का द्रव्यमान, विलेय का कितना दे रखा है? 20 ग्राम, अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हमने कितना निकाला? 110 ग्राम, मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 200 अपान 11। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, यहाँ कितना जाएगा? कैसे कैलकुलेट? यहाँ पे 0, ठीक है। ये इतना परसेंटेज आएगा। ये किसका है? 18.1%। ये NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत है, ठीक है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 18.1%। कॉन्सेंट्रेशन टर्म आयतन प्रतिशत पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हमने पहले से आपको बता रखा है कि जितने भी फॉर्मूले होंगे ऊपर क्या होगा? विलेय होगा, और नीचे हमारे पास क्या होगा? विलयन होगा, ठीक है। जैसे आयतन में क्या होगा? आयतन को किस में मापते हैं? ml में या फिर लीटर में। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, यानी भार को किस में मापते हैं? ग्राम में या फिर किलोग्राम में। तो ये द्रव्यमान में यूज होगा, और ये किस में होगा? आयतन में। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, वो भी किस में? ml में। उस विलेय का आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे आयतन प्रतिशत इक्वल क्या होगा? आयतन प्रतिशत को वॉल्यूम प्रतिशत भी कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आयतन प्रतिशत इक्वल विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100।
ठीक है। सूत्र बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत जैसे है। सूत्र याद करने का तरीका आप जान लीजिए कि ऊपर हमेशा क्या होगा, विलेय होगा, नीचे हमेशा क्या होगा, विलयन होगा। ठीक है। और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता तो यहाँ पे क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। इसमें आयतन प्रतिशत पूछा गया तो आयतन प्रतिशत इक्वल क्या होगा, विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। और इसकी परिभाषा क्या होगी कि 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेय का आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। और जैसे मान यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन कि 20 ml कास्टिक सोडा को, 20 ml कास्टिक सोडा को 40 ml जल में घोला गया, जल का आयतन प्रतिशत बताए। जल का नहीं होगा ना, किसका हो, कास्टिक सोडा, क्योंकि हम आयतन प्रतिशत किसका निकाल सकते हैं, केवल विलेय का। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि आयतन प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत केवल विलेय का ही निकाला जा सकता है, विलयन का नहीं या फिर विलायक का नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 ml कास्टिक सोडा को 40 ml जल में घोला गया, तो कास्टिक सोडा का आयतन प्रतिशत बताइए। किसका, कास्टिक सोडा का आयतन प्रतिशत बताइए। कास्टिक सोडा का आयतन प्रतिशत बताइए। ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसे हम सॉल्व कर ले। हमें दे क्या रखा है, दिया है किसे घोला गया है, कास्टिक सोडा को, कितना है 20 ml। विलेय का आयतन, इक्वल 20 ml। फिर हमारे पास क्या देखा है, किसमें घोला गया, जल में, तो ये क्या है, विलायक है, विलायक का आयतन कितना होगा, 40 ml। अतः विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, अतः विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि विलेय प्लस विलायक क्या होता है हमारे पास, विलयन होता है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 ml। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है किसका, कास्टिक सोडा का, सॉरी द्रव्यमानी आयतन प्रतिशत निकालना है, क्या, आयतन प्रतिशत। हमें सूत्र पता है, आयतन प्रतिशत इक्वल क्या होता है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है 20 ml अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 60 ml। ठीक है। मल्टीप्लाई कितना 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 200 अपान 6, इसे कट कर दिया। ये किसका आयतन प्रतिशत है, कास्टिक सोडा का। हाँ, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये जो दे रखा है हमेशा ml में ही होगा, कास्टिक सोडा ml में है या फिर ये ml में है, ये लीटर में भी हो सकता है, ये लीटर में भी हो सकता है। ठीक है। और जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में हमेशा ग्राम में नहीं होगा, ये किलोग्राम में भी हो सकता है। पर जो भी मात्रक लीजिएगा हमेशा ऊपर नीचे सेम मात्रक रखिए। जैसे यहाँ पे ml रखिएगा तो यहाँ पर भी ml में होना चाहिए, यहाँ पे लीटर रखिएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, लीटर में। और वैसे द्रव्यमान प्रतिशत में अगर ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में, ऊपर किलोग्राम में है तो नीचे भी किलोग्राम में। और ऐसा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जो भी हम ऐड करें तो ये 100 ग्राम ही होगा, प्रतिशत हमेशा 100% होता है। ग्राम तो कितना भी हो सकता है, फिर किलोग्राम भी कितना भी हो सकता है। कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे वेट अपान वॉल्यूम प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, पहले क्या पूछ रखा है, द्रव्यमान, ऊपर हमारे पास क्या होता है, विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, नीचे हमारे पास क्या होता है, विलयन। अब विलयन का क्या पूछ रखा है, आयतन, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है। मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ये आयतन किसमें मापा जाएगा, ml में, द्रव्यमान किसमें मापा जाएगा, ग्राम में, क्योंकि परिभाषित सबसे छोटे मात्रक पे करते हैं। तो क्या परिभाषा होगी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो किसमें दे रखी हो, ग्राम में, उस विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो किसमें दे रखी है, ग्राम में, उस विलेय की मात्रा को, उस विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। ये इसका प्रतिशत। और ये भी मत कंफ्यूजन रहेगा कि हमेशा हमारे पास विलेय दे रखा हो, विलायक दे रखा हो और द्रव्यमान प्रतिशत या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत ही पूछाएगा। कभी हमारे पास प्रतिशत भी दे सकता है, विलयन
का मान भी दे सकता है और हमें विलेय भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे सकती है और क्या एक चीज पूछी जा सकती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 10 ग्राम शुगर को यानी चीनी को, पास क्वेश्चन है 10 ग्राम चीनी को घोलकर 50 ml विलियन बनाया गया है। 50 ml विलियन बनाया गया है हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम चीनी को घोलकर 50 ml विलियन बनाया गया है। तो चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास दे क्या रखा है, क्वेश्चन को ध्यान पढ़िए। किसको घोला गया है? चीनी को। तो ये हमारे पास क्या है? विलेय। और बनाया क्या गया? विलियन बनाया गया। डायरेक्ट विलियन का ही मान दे रखा है, विलायक का नहीं दे रखा है, तो हमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम। फिर हमारे पास क्या दे रखा है? विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 50 ml। और हमें विलेय और विलियन ही चाहिए और डायरेक्ट इसे फॉर्मूला रख दीजिए। पूछ क्या रखा है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रखा है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। ऊपर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। फिर नीचे क्या है? विलियन का द्रव्यमान कितना है? 50 ml। मल्टीप्लाई किससे होता है? 100 से। ये इससे कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा? 20%। यानी चीनी का जो प्रतिशत यानी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वो कितना है? 20%। ठीक है, और इस क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है कि एक विलियन चीनी का प्रतिशत है 20% और विलियन का मात्रा है 50 ml, तो चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ऐसे भी दे सकता है। तो चीनी की मात्रा कितनी आती है? 10 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पीपीएम, यानी वेट। पीपीएम वेट वाई वेट प्रतिशत यानी पार्ट्स पर मिलियन वेट अपॉन वेट प्रतिशत। इसका उपयोग हम करते हैं जब भी हमें किसी सूक्ष्म कण की सांद्रता ज्ञात करनी हो, किसकी? सूक्ष्म कण की, तो हम पीपीएम का उपयोग करते हैं। और हमारे पास विलायक उस समय क्या हो? बहुत ज्यादा हो, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो और उसमें विलेय यानी घुलने वाले की मात्रा उसकी अपेक्षा बहुत कम हो, तो वहां पे हम पीपीएम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे हवा में कितना प्रदूषण है या फिर हवा में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा व्यक्त करने के लिए पीपीएम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 यानी 0.03 पीपीएम थी और आगे बढ़ के 0.04 पीपीएम हो गई है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब भी विलेय की मात्रा बहुत कम हो यानी सूक्ष्म हो और विलायक क्या है? बहुत ज्यादा हो, वहां पे हम क्या करते हैं? पीपीएम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे पानी में जब प्रदूषण होता है तो वहां पे पीपीएम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। हवा में प्रदूषण या फिर किसी गैस के मापने के लिए पीपीएम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। समुद्र में घुले ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए, फिर नदी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए पीपीएम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बता रखा है विलायक क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो कितनी ज्यादा होना चाहिए? 10 लाख ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 लाख ग्राम होना चाहिए। 10 लाख ग्राम को हम 1 मिलियन भी बोलते हैं और 10 लाख को हम 10⁶ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं ऊपर हमारे पास क्या होता है? विलेय होता है और नीचे हमारे पास क्या होता है? विलियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10⁶। और यहाँ पे क्या होगा? पीपीएम वेट बाय वेट प्रतिशत। ठीक है, इसके आधार पे पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट प्रतिशत की परिभाषा बता सकते हैं क्या कि 10 लाख विलियन में उपस्थित, कितने? 10 लाख विलियन या फिर 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो किसमें दे रखी हो? ग्राम में, उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उस विलेय का द्रव्यमान, उस विलेय का पार्ट्स पर मिलियन द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत जैसा होता है। वहां पे क्या था? यहाँ पे बस 100 होता है, यहाँ पे क्या है? 10 लाख हो गया, 10⁶ हो गया। एक बार फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए और याद रखिएगा कि 10 लाख विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो किसमें दे रखी हो? ग्राम में, उस विलेय का पार्ट्स पर मिलियन प्रतिशत कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन प्रतिशत कहते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो कि समुद्री जल में प्रति किलोमीटर, क्वेश्चन सुन लीजिए, समुद्री जल में प्रति किलोमीटर लिख दे रहे हैं, समुद्री
जल में प्रति लीटर या फिर प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्राम में होना चाहिए, प्रति किलोग्राम घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी? घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 5.3 × 10⁻³ ग्राम है। ऑक्सीजन की पीपीएम प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें? ऑक्सीजन का पीपीएम प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या दे रखा है हमें कि प्रति किलोग्राम, ठीक है, और कितना ऑक्सीजन घुला है, इतना, ये ऑक्सीजन घुला है ना, ये हमारे पास क्या है? विलेय है। और हमारे पास विलयन क्या होगा? ये तो विलायक हो गया, इतने ग्राम में घुला हुआ है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। कितनी है? 5.3 × 10⁻10 ग्राम। तो ये बहुत सूक्ष्म है, इसको हम ऐड ना करके डायरेक्ट ये जो प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को विलयन की मात्रा रख लेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे? हमारे पास दे क्या रखा है? दिया है विलेय ऑक्सीजन, कितना है हमारे पास? 5.3 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और हमारे पास विलयन कितना हो जाएगा? ये चूंकि विलायक दे रखा है, पर हम इसे विलयन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो घुली है बहुत मात्रा में क्या है? कम है। विलयन यानी H2O की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ग्राम है तो हम इसमें किसे चेंज करेंगे? ग्राम में, 1000 ग्राम। और इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दें तो क्या होगा? पीपीएम वेट अपॉन वेट प्रतिशत इक्वल ऑक्सीजन कितना है? 5.3 × 10⁻³ ग्राम अपान ये कितना है? 1000 ग्राम। और मल्टीप्लाई किससे होगा? 10⁻6 से। देखिए वो क्या है? प्लस है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या है? माइनस है, और वो क्या है? प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा? 5.3%। ये किसका होगा? ऑक्सीजन का वेट बाय वेट प्रतिशत होगा। क्योंकि यहाँ पे ये भी किलोग्राम में दे रखा था, ये भी ग्राम में दे रखा था, इसीलिए हमने पार्ट्स पर मिलियन का वेट बाय वेट प्रतिशत निकाला। अगर ये लीटर में होता तो हम क्या निकालते? यहाँ पे V/V प्रतिशत निकालते, ठीक है, mm में। और अगर मान लीजिए 1 लीटर में होता है, एक हमारे पास ग्राम में होता है, तो हम क्या निकालते? V/V प्रतिशत, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा।